हाय मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर पर। मैं सूरज मिश्रा हूँ और आज का टॉपिक बहुत दिनों के बाद मैं लेकर आया हूँ। अभी था नहीं, कुछ रीजंस के कारण मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, तो मैंने आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि बना लेता हूँ। तो मैं आज जो एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो है कमिंग 12th के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब कंपटीशन मेथड से कर रखा है। 12th का पेपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कंपटीशन के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीएस का। तो पिछले टॉपिक में मैंने काफ़ी ड्राइव किया था इसका सब्जेक्टिव टाइप से कि इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे, कि राष्ट्र के सामने क्या चुनौतियाँ थी। तो उसी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ आज की क्लास में और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस को, है ना। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये है, ये सबको पता होगा कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। भारत का संविधान लागू कब हुआ, है ना। तो ये तो सबको पता होगा कि भाई 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया। देखो, संविधान बनाते समय बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों की जिम्मेदारी थी कि वो किस प्रकार से संविधान के किस भाग का निर्माण करेंगे। तो उसी सभी समितियों में सबसे अंतिम समिति जो थी वो प्रारूप समिति थी और प्रारूप समिति की जिम्मेदारी ये आई कि संविधान का अंतिम रूप दे दिया जाए। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। तो इन्होंने 26 नवंबर 1949 को इस समिति का रिपोर्ट आ गया कि यही जो चीज़ें हैं इसमें अब कोई ऐसा सुधार नहीं किया जाएगा और इसे ही 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। 26 जनवरी 1950 को ये दिन क्यों तय किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को जब प्रारूप समिति ने कह दिया कि यही संविधान लागू होगा, तो भाई 2, 4, 5, 10 दिन ले लेता प्रारूप समिति या संविधान सभा और इसको लागू कर दिया जाता। लेकिन एक मेमोरेबल डे के रूप में इसे लिया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री बाद में बने हैं वो 1947 में बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लाहौर में तिरंगा फहराया था और भारत की स्वतंत्रता को जता दिया था। इसी कारण से इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को तय किया गया कि भारत में अब स्वतंत्रता तो 15 अगस्त 1947 को मिल गया, 15 अगस्त को मिल गया था। तो इस डेट को याद रखने के लिए यह तय किया गया कि हमारा संविधान जो लागू होगा, यानी भारत जब गणतंत्र बनेगा, वो कब तय किया गया, 26 जनवरी 1950 को। देखो, एक चीज़ और है इसमें, इस चैप्टर में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उसी में एक हम ये भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा 1930 ईस्वी में, है ना, कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1930 में जो आंदोलन शुरू किया गया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यह 1930 में शुरू किया गया था। देखो, महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में कब आए और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में भी थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। जनवरी 10 जनवरी, है ना, 9-10 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और भारत में हो रही गतिविधियों से को देखते हुए वो कुछ करना चाह रहे थे और प्रारंभ में महात्मा गांधी जो थे
वो अंग्रेजों के समर्थक थे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो समाज कल्याण के बहुत सारे कार्यों को संपादित कर रहा था, जिसमें सती प्रथा का अंत किया या विधवा विवाह का प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी का प्रारंभिक सोच 1915 में जो था वो क्या था कि अंग्रेज अच्छे हैं भारत के लिए, जोहानसबर्ग जैसा, दक्षिण अफ्रीका जैसा नहीं है यहाँ, लेकिन कुछ समय में इनको प्रतीत होने लग गया कि कुछ चीज़ें हैं। महात्मा गांधी ने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम बनवाया, जहाँ ये रहना शुरू किए। साबरमती आश्रम का निर्माण करवाया था 1916 में, ये अहमदाबाद में गुजरात में पड़ता है। और इसी से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला आंदोलन जो था, भारत में सबसे पहला आंदोलन जो था इनका, पेपर में आ सकता है। इतिहास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और जीएस में जो कंपटीशन देने जा रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 12th के बच्चों के लिए, पोल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं थोड़ा डिटेल करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो अब देखते हैं थोड़ा सा और। भारत में सबसे पहला आंदोलन जो गांधी जी का था वो बिहार के चंपारण से था। बिहार में एक जगह का नाम पड़ता है, जिला है चंपारण, वहाँ पर नील की खेती के विरोध में उन्होंने एक आंदोलन किया था, जिसमें इनको सफलता मिली और इसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चंपारण सत्याग्रह का भी नाम दिया गया है। सत्य के लिए आग्रह करना, ये युद्ध नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करते थे, और वो सब डिटेल में बताऊंगा बाद में कभी। पहला था चंपारण, जो उन्होंने किया था 1916 में। फिर 1917 में इनका एक आंदोलन आया। 1917 में एक आंदोलन आया जो आपका अहमदाबाद में मजदूरों के लिए था, और एक और आया 1918 में जो खेड़ा में था, ये भी मजदूरों के लिए आया, ये मिल मजदूरों के लिए था। तो इस प्रकार से सत्याग्रह करते रहे, और फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में या फिर एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे, और इनको समझ में आ गया था कि अंग्रेज जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये कभी और हम कोई बड़ा सा क्लास जब बनाएंगे महात्मा गांधी पर, तो उसमें बताएंगे कि क्यों ऐसा, इनकी सोच में कैसे बदलाव आ गया था, और इस तरीके से इनके सत्याग्रह चल रहे थे। देखो एक चीज़ और, हम इसमें अब थोड़े से और क्वेश्चंस को ले रहे हैं। 2 क्वेश्चंस अभी तक मेंशन है। अभी थर्ड क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति सबको याद होंगे, उपराष्ट्रपति। मैं बता रहा हूँ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और इनके बारे में मैं बता देता हूं, इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को प्रत्येक साल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एक और मैं चुनाव ले रहा हूं, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो जनवरी 1950 में किया गया था, जो चुनाव करवाएगा, क्योंकि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश बन रहा था, तो चुनाव होगा, तो चुनाव की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जो जनवरी 1950 में किया गया था। इसने कार्य प्रारंभ किया था, यानी इसका कार्य जो है, चुनाव कराने के लिए वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनता है, है ना। तो ये सारे कार्य जो है ये 1951 में स्टार्ट किया था, और इसका टारगेट था, इस आयोग का टारगेट था कि 1951 में ही चुनाव करवा दिया जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया।
1952 में पहला आम चुनाव हुआ जिसे लोकसभा चुनाव भी कहेंगे। ये मैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, इस पॉइंट से। भारत में भारत का एक राष्ट्र के रूप में बनने वाला है और किस प्रकार की चुनौतियां हैं भारत के सामने, इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ हैं हम। आम चुनाव में अब देखो, इस समय लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो थी, लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 500 थी और इसमें से जब चुनाव हुआ था तो 489 सीट जो है वो कांग्रेस जीती थी। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। पहला आम चुनाव अगर 1952 में है तो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद आम चुनाव होगा, तो ये पहला था, है ना। तो दूसरा कब हो जाएगा? दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ है। एक चीज अब ध्यान देना, इस आम चुनाव के साथ साथ राज्यों में भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए। द्वितीय आम सभा चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव के बाद जब केरल में विधानसभा का चुनाव हुआ तो केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई और ये भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर कांग्रेस की सत्ता हट गई, यानी कांग्रेस का विरोध प्रारंभ हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही ले रहे हैं, डिटेल नहीं कर रहा हूं मैं। एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। देखो ऑप्शन में 1905, 1907, 1915 या 1940 ये भी लिखा हुआ रहेगा। देखो यहां है स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा एक मुस्लिम प्रधान राष्ट्र की मांग, मुस्लिम प्रधान राष्ट्र की मांग 1940 में की गई और ये इस समय जो मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मैं जिन्ना लिख दिया हूँ सिर्फ, मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने एक मुस्लिम प्रधान राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेकर के हूँ और ये कॉम्पिटिटिव पेपर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखो मुस्लिम लीग, अब हम एक और ले लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो आज का कांग्रेस है जिसके अध्यक्ष अभी राहुल गांधी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और जानते हो इसके पहले अध्यक्ष एक अंग्रेज थे, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे ये पहले अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था और मुंबई जो उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था, तो पेपर में आप देख लीजिएगा बम्बई भी लिखा हुआ रह सकता है, बम्बई में हुआ था। और एक संस्कृत विद्यालय था वो गोकुलदास संस्कृत विद्यालय था जहां पर इसकी स्थापना हुआ था। देखो एक चीज समझना, A.O. ह्यूम एक अंग्रेज था, अंग्रेज व्यक्ति थे और भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को समझने के लिए उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी ताकि भारत में नेशनलिज्म जो बढ़ रहा है, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना बढ़ रही है, उस राष्ट्रवाद की भावना को काफ़ी आसानी से समझा जा सके।
और उसके बाद इस राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया जाए, इस विचार से A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था। लेकिन स्थापना जिस विचार से उन्होंने किया था, उस विचार का उल्टा ही परिणाम देखने को मिल रहा था और दिखने लग गया कि यह राष्ट्रवादी आंदोलनों में यह पार्टी जो है वो काफ़ी आगे और सहायक बनी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। अब ये सब हम थोड़ा और डिटेल बाद में कभी बताएंगे। बहुत सारी पार्टियां थी, जिसमें एक और मैं बता रहा हूं आपको, है ना। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो मैंने बता दिया। समाजवादी पार्टी की स्थापना बता रहा हूं मैं आपको। समाजवादी पार्टी की स्थापना, देखो भारत में समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है वो 1948 में है। कब है? 1948 में है। और इसी के नेता जो हैं वो बाद में जयप्रकाश नारायण, इसके सबसे प्रमुख नेताओं में काउंट किया जाता है जयप्रकाश नारायण। और इन्हीं के अगुवाई में इस पार्टी को नाम दे दिया था कि ये गैर कांग्रेसी पार्टी है, ये गैर कांग्रेसी पार्टी है। और हम आपको बता रहे हैं, आप अगले चैप्टर का कभी और ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो बता दूंगा मैं। जनता पार्टी, जेपी की पार्टी जो है, सॉरी जनता पार्टी नहीं, जेपी की जो पार्टी है ये गैर कांग्रेसी पार्टी के नाम देकर करके इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन सा छेड़ दिया था जो इंदिरा गांधी के विरोध में था। और इसके कारण ही भारत में 1976 में आपातकाल की घोषणा भी हुई। क्या था वो हम कभी और क्लास में बताएंगे आप लोगों को। इसके डिटेल एक क्लास में दिया हुआ है कि बिहार का आंदोलन बना देशव्यापी आंदोलन करके। चलो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं इसका, है ना। अब देखो पंचशील समझौता हम एक ले रहे हैं। पंचशील समझौता कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य, ठीक है। भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ये पंचशील समझौता था। एक और मैं ले रहा हूं, नैम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ये शुरुआत हुआ था 1961 में और ये जगह था बेलग्रेड। और इसमें भारत के जो राजनीतिक गतिविधियों को देख रहे थे वो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। समझ में आ रहा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या होता है ये मैं समझा देता हूं आप लोगों को। विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसका अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, क्योंकि विश्व जो है इस समय 2 गुटों में बंट चुका था। और एक गुट जो था वो अमेरिका का पक्षधर गुट था और एक पक्ष जो था वो यूएसएसआर के पक्ष में था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया के पक्ष में था। यानी कि कुछ देश अमेरिका की तरफ रुझान किए हुए थे व्यापार को लेकर के, या फिर ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि अगर विश्व युद्ध हो तो मैं अमेरिका की तरफ रहना चाहता हूं, और कुछ ऐसे थे जो रशिया के साथ थे। लेकिन भारत ने एक अलग ही आंदोलन दिया था और कुछ देशों को इसमें शामिल किया था। इसके प्रणेता में मुख्य रूप से हम कहेंगे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बारे में डिटेल कभी और क्लासेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हैं। तो कब हुआ था? 1961 में। कहां हुआ था? तो बेलग्रेड में। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब मैं एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हूं, ठीक है।
एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ, अब इसमें ये हम समझ लेंगे, चाइना में एक दलीय प्रभुत्व है बेटा, भारत में एक दलीय प्रभुत्व नहीं रखा गया है लोकतंत्र में। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि एक दलीय प्रभुत्व जब हो जाएगा तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव रहेगा। देखो, इसका अर्थ होता है क्या? विकल्प के रूप में, एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ होता है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। इसीलिए भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली को भी मान्यता दी गई है, राजनीतिक दल का अभाव। देखो, प्रारंभ में जो है अगर हम देखते हैं तो राजीव गांधी के शासन तक में कांग्रेस, यानी कि लगभग 40-45 साल का जो समय है उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा रहा है हमारे देश के शासन में। लेकिन हमारे देश में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यानी कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां बन सकती हैं और एक दलीय प्रभुत्व को समाप्त करके कोई दूसरी पार्टी भी बन सकती है। बाद में गठबंधन वगैरह भी शुरू हो गया है, बट मैं वहाँ अभी नहीं हूँ। कुछ और क्वेश्चन है। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर से पहले बताया था कि दूसरे आम चुनाव 1957 था, लेकिन केरल का जो विधानसभा चुनाव था, केरल विधानसभा चुनाव 1959 में जब हुआ था तो यहाँ पर कांग्रेस की हार हुई थी और यह भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जहाँ पर गैर कांग्रेसी पार्टी का सत्ता आया था। और वो गैर कांग्रेसी पार्टी जो था वो साम्यवादी सरकार की पार्टी जो है वो जीत हासिल की थी। साम्यवादी दल जो है वो जीत हासिल किया था। इसके जो सीएम बने थे, यानी इस पद पर जो थे वो थे EMS नंबूदरीपद। ये केरल जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा में केरल में जो है वो किसी अन्य पार्टी यानी कांग्रेस की पार्टी का सत्ता ना बन करके किस हो गया है। देखो, साम्यवादी दल के बारे में अगर थोड़ा मैं बताऊं तो समझना है, साम्यवादी विचारधारक जो होते हैं वो कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर चलते हैं। किसके विचारधारा पर चलते हैं? कार्ल मार्क्स के विचारधारा पर चलते हैं। दो इसके काफी अच्छे विचारक हैं, एक कार्ल मार्क्स और एक फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों की विचारधारा से चलने वाला है और इसके ये विचारधारा जो है वो विश्व के राजनीति में जो देखने को मिला वो 1917 में दिखा। वो अक्टूबर एंड नवंबर 1917 में रसिया का रूस क्रांति के नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक बोल्शेविक पार्टी का उदय हुआ। और इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो व्लादिमीर पुतिन लेनिन थे, जिन्होंने मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारधारा से रशिया में साम्यवादी पार्टी का यानी बोल्शेविक पार्टी का, मजदूरों की पार्टी का गठन किए थे। और इस पार्टी का कार्य था कि किसी भी प्रकार से, अब देखो इस समय का पीरियड जो है वो प्रथम विश्व युद्ध का है जिसमें रसिया की हालत बहुत खराब हो गया था, तो बोल्शेविक पार्टी ने, मजदूरों की पार्टी ने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से दूर कर लिया था। ये साम्यवादी पार्टी है।
देखो अगर भारत में इसमें देखा जाए तो देखो ये एक साम्यवादी पार्टी है, एक साम्यवादी पार्टी और है जो चीन में है। तो भारत में इन दोनों के साम्यवादी विचारक हैं। तो भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साम्यवादी दल की स्थापना हुई कब थी प्रारंभ में, तो भारत में साम्यवादी दल की स्थापना के बारे में कहीं कहीं पर छोटे तबके पर देखा जाए तो 1920 भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1924 में पहली बार देखा गया, लेकिन रसिया के विचारधारक पे यानी कार्ल मार्क्स के विचारधारा पे। और 1925 में दिसंबर 1925 में जो चीन वाले विचारधारा पर है साम्यवादी दल का गठन, उसकी स्थापना देखा गया है। तो अगर पेपर में आए तो आप ध्यान देना है कि भारत में साम्यवादी दल का जो स्थापना है वो कब है, 1924 रूसी समर्थक है, और 1925 रूसी विरोधी है। कह सकते हैं 1924 रूसी समर्थक है साम्यवादी दल का। मैं बता रहा हूं साम्यवादी दल यानी साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी हम इसी को कहते हैं। ये रूसी समर्थक है यानी रूसी विचारधारा है का समर्थक है, और ये है 1925, ये है बेटा 26 दिसंबर 1925, ये रूसी विचारधारा के विरोधी है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने इंपॉर्टेंट लिया है, अब आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। देखो साम्यवाद की स्थापना का उद्देश्य क्या है, यानी कि प्रारंभ में साम्यवाद का तो हम पहले ही बता चुके हैं कि रूसी है, रूसी साम्यवादी विचारधारा है। बाद में हम बताएंगे कि कांग्रेस जो है वो बट गया, लेकिन वहां नहीं है। रूसी साम्यवादी विचारधारा के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। पहला, समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना। समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना। दूसरा है इसका लक्ष्य जो है गरीब मजदूरों किसानों की शोषण से मुक्ति। गरीब मजदूरों और किसानों को शोषित नहीं किया जाए, ऐसा इसका है। किसानों का शोषण से मुक्ति, ये इसके दो। और एक और है इसका पॉइंट, पूंजीवाद कोई नहीं रखता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि रूस वाला है ये। पूंजीवादी विचारधारा की समाप्ति यानी पूंजीवाद की समाप्ति। इसके साम्यवाद के उद्देश्य जो हैं वो मैंने लिखा है 3। एक है समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों की और किसानों का शोषण न हो ऐसे समाज की स्थापना, और पूंजीवाद का समाप्त। देखो अगर साम्यवाद समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि इसका अर्थ क्या होता है। साम्यवाद का मतलब क्या, कैसी विचारधारा है आखिर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी कुछ समय पहले चीन ने हमारे देश पर कुछ छोटा बड़ा सा हमला हुआ था, सुने होंगे आप लोग। तो उसमें मान लिए कि एक सोल्जर जो है, हमारे इंडियन सोल्जर जो है वो उसका डेथ हो जाता है, शहीद हो जाते हैं वो। तो उसके फादर जो है वो उनका काम क्रिया करने के लिए, जब उनके गांव में 13वीं उनकी होती है, तो उनके फादर जो है एक हलवाई के पास पहुंचते हैं और हलवाई को कहते हैं कि हमें करीब 400 लोगों का खाना खिलाना है, कितने पैसे लग जाएंगे और क्या खर्च पड़ेगा। तो खाने की लिस्ट देने के बाद हलवाई कहता है कि करीब 40,000 रुपया मैं लूँगा और करीब 1 लाख रुपये का सामान आपको लग जाएगा। सामान आप बगल वाले दुकान से ले लीजिए और हलवाई जो है वो मैं काम कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उस हलवाई को यह पता चलता है कि यह जो 13वीं है एक शहीद की 13वीं है, तो उसने क्या
किया कि उसने कह दिया कि मैं मुफ्त में खाना बनाऊंगा और 13वीं के सारे भोजन की तैयार करवाऊंगा। और दूसरा क्या होता है कि जैसे ही उस दुकान वाले को पता चलता है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार कुछ पैसे कम करके या फिर पूरी तरीके से जो है उस शहीद के पिता को मदद करता है। तो देखो, समाजवाद का मतलब होता है कि मदद कर करके हम किसी के कार्य को संपादित कर देंगे, उसमें उसे दिक्कत ना हो। भारत में ऐसी ही विचारधारा है, जैसे किसी निर्धन के या फिर किसी गरीब के या किसी की लड़की की शादी होता है, विवाह होता है, तो उनके रिश्तेदार एवं समाज के लोग कुछ कुछ मदद के तौर पर उनको देते हैं लड़की के पिता को, ताकि उस विवाह में होने वाले खर्च का दबाव इन पर कम पड़े। और ऐसी अगर विचारधारा होती है तो ये समाजवादी विचारधारा कहलाती है, जो गरीबों के उत्थान करने के लिए मदद करती है और मजदूरों को मदद करती है, और किसी भी किसान को मदद करेगी किस प्रकार से कि हम उस पर इंटरेस्ट लगा करके यानी ब्याज पर हम कर्ज नहीं देंगे। ये थोड़ा सा मैंने समझाने का प्रयास किया है कि साम्यवाद क्या है और ये भारत में क्यों है ऐसा। आखिर भारत का संबंध आज़ादी के बाद भी रूस के साथ क्यों ऐसा रहा है, और रूस हमारा दोस्त बहुत अच्छा बनकर रहा है और अभी भी है, क्यों है? क्योंकि हमारे देश की जनता का भी विचार कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से रसिया के रहने वाले लोगों का विचारधारा है। रशिया में यह विचारधारा जो है वो बोल्शेविक क्रांति के बाद 1918-17 के बाद ही देखने को मिला, और विश्व के सभी शक्तिशाली देशों में रसिया जो है वो ऊपर है और पैसे से भी ज़्यादा है। अमेरिका के बाद रसिया का ही नंबर आता है। तो भारत भी इन्हीं विचारधाराओं पर आगे बढ़ना चाहता था, तो एक समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत में और भी बहुत सारी पार्टियों का स्थापना हुआ है, जिसमें एक पार्टी और मैं ले रहा हूं, भारतीय जनसंघ की स्थापना। भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, है ना? देखो, उद्देश्य थोड़ा थोड़ा मैं ले रहा हूं। यह साम्यवाद का उद्देश्य था, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का उद्देश्य था कि भारत के हिंदू धर्म एवं इसकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, और इसके लिए इसका मेन उद्देश्य था और इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसी संघ में से निकल कर करके आया है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी। मैं डिटेल कोई टॉपिक को नहीं ले रहा हूं, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही हूं। देखो, एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट जो है पेपर में आप लोगों का आ सकता है। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का नारा किसने दिया था? एक देश, एक देश, एक संस्कृति, एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र का नारा जो है ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और अभी के लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे, एक देश एक टैक्स, बीजेपी का नारा, एक देश एक कानून, बीजेपी का नारा। लेकिन आप समझ करके देखिए, अखंड भारत के निर्माण में प्रारंभ में ही, आज़ादी के प्रारंभिक स्थितियों में ही कांग्रेस पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत कैसा होगा, एक देश है, एक संस्कृति होनी चाहिए और एक राष्ट्र होनी चाहिए। अर्थात भारत की पहचान भारत की संस्कृति से होनी चाहिए और राष्ट्रवाद की भावना भी होनी चाहिए। राष्ट्र बनेगा भारत, भारत एक देश नहीं रहेगा, राष्ट्र भी बनेगा। मेरे पिछले वीडियो में आप लोग ये देख सकते हो कि एक देश और एक राष्ट्र में क्या अंतर है। राष्ट्र जब कोई देश बन जाता है तो वो संप्रभुत्व संपन्न हो जाता है। हमारे संविधान में भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न देश के बारे में लिखा गया है। लेकिन जब तक हमारा देश एक
राष्ट्र नहीं बनता है तब तक हमारा देश एक संप्रभुत्व संपन्न नहीं हो सकता है। और यही एक सबसे बड़ी चुनौती है, और यह आज़ादी के बाद की चुनौती है। भारत जब आज़ाद हुआ है तो भारत एक देश न बन करके राष्ट्र बनने के लिए बना है। और क्या होता है राष्ट्र और अंतर, इसके मेरे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हो। एक देखो, एक और है गांधीवादी समाज पर, गांधीवादी समाजवादी विचारधारा को कौन सी पार्टी मानती है? विचारधारा की पार्टी, ये स्वतंत्र पार्टी जो है वह मानती है, स्वतंत्र पार्टी है इसका नाम, जो गांधीवादी समाजवादी विचारधारा को प्रभुत्व देती है। अब आप लोग कहोगे कि गांधीवादी समाजवादी विचारधारा क्या है? तो हमने अभी बताया कि समाजवाद जो है वो कार्ल मार्क्स और एंगल्स का दिया हुआ है, जो रसिया का लेनिन ने फॉलो किया। फिर मैंने एक चीज और बताया कि चाइना में भी है। अब हम कहते हैं कि गांधी के जो विचार हैं वो मार्क्स के विचार से भी मिलते हैं, चाइना के विचार से भी मिलते हैं। तो इनके विचारधारा क्या है वो मैं किसी और डिटेल क्लास में बताऊंगा। तो कहता है कि गांधीवादी समाजवादी विचारधारा जो है वो उस विचारधारा को कौन पार्टी मानती है? तो वह पार्टी है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी, जो इसके लिए की गई थी। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में हैं। हमारे प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इन्हीं को कहा जाता है लौह पुरुष भी, क्योंकि ये भारत का निर्माण एक अखंड भारत के रूप में किया है। कभी डिटेल क्लास में इनके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये किस प्रकार से किया है। भारत की सभी रियासतें जो लगभग 500 से प्लस में थी, 563-65 थी, इन सभी को समेट करके अखंड भारत का निर्माण करने का श्रेय अगर है तो इनके पास है। सबसे पहले तो हमारा देश ही नहीं था, हम ये कह देंगे। सबसे पहले आज़ादी के बाद भारत को एक देश बनाने की जो औपचारिक चीज़ें थी उसको पूरा करने का जो जिम्मा था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में था। और ये सभी रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का काम कर रहे थे। जितनी भी रियासतें थी सभी रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने की प्रयास में लगे थे। 500 से प्लस में था 563, है ना, 563 रियासतें थीं और सभी को जोड़ने का प्रयास किया भारतीय संघ में, और एक अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास किया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे जब भारत आजाद हुआ था? तो जेबी कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन इन्होंने 1951 में कांग्रेस से अलग होकर करके किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। कौन से पार्टी की स्थापना की थी? किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी 1951 में। किससे अलग होकर के किया था? 1951 में कांग्रेस से अलग होकर के कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। अब कुछ चीजें हैं वो मैं ले रहा हूं, वो हमें बता रहे हैं। भारत में कुछ पार्टियां हैं, ये कंपटीशन पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिकन पार्टी, कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने किया था? रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी,
है ना। ये सब की स्थापना किसने किया था ये मैं बता देता हूं। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो है वो C. राजगोपालाचारी ने किया था 1959 में। C. राजगोपालाचारी ने किया था। C. राजगोपालाचारी, इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। C. राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के और भारतीय और स्वतंत्रता के बाद मात्र एक भारतीय गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल थे। यानी कि माउंटबेटन जब भारत को आज़ादी दे करके वापस लौट गया, गवर्नर जनरल था लास्ट, वायसराय लास्ट था। तो भारत 1947 से 1950 के बीच में डोमिनियन स्टेट्स के नाम से जाना गया भारत को। भारत में शासन की जो प्रणाली थी वो डोमिनियन स्टेट्स की प्रणाली थी 1947 से 1950 के बीच में। तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री तो होगा, लेकिन एक गवर्नर होगा जो एज लाइक प्रेसिडेंट होगा और वही सबसे शक्तिशाली होगा। और उस पद पर जो थे वो C. राजगोपालाचारी थे, जो आज़ादी और हमारा जब संविधान लागू हो गया तो उसके बाद 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ये 1939 में किया था। और रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था और ये 1937 में किया था। कुछ कुछ पार्टियां हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ, यानी भारतीय साम्यवादी पार्टी का विभाजन कब हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ, तो ये 1964 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक मार्क्सवादी विचारधारा में CPIM और एक CPI बनी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में हुआ। देखो, भारत के सामने जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत के समक्ष जो चुनौतियां थी उसके वो मुख्य जो चुनौती थी वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला चुनौती था भारत आज़ाद होने के बाद, भारत की आज़ादी के बाद जो चुनौतियां थी वो पहला मैं बता देता हूं, भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना, राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना, सूत्र में बांधना। और एक लाइन को ही आप समझना कि एक देश, एक राष्ट्र कब बनेगा, जब वहां की जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना हो जाए। ये एक पिछले क्लास के टॉपिक में मेरा बताया हुआ है कि देश एक राष्ट्र कब बनेगा। हर स्टेट हमारे देश में अलग है, अलग जगहों पर है। केरल कहीं और है, बिहार कहीं और है, उत्तर प्रदेश कहीं और, मणिपुर कहीं और, महाराष्ट्र कहीं और, गुजरात कहीं और। लेकिन भारत के किसी भी कोने में अगर कोई भी विदेशी आक्रमण होता है तो भारत की सारी जनता, जैसे जम्मू कश्मीर में अभी हुआ था चीन के मध्य पर, तो भारत में कर्नाटका, केरला वगैरह में रहने वाले भी जनता में आग बबूले हो गए थे राष्ट्रीय एकता की भावना में। तो भारत को ऐसे ही सूत्र में बांधने की चुनौती थी, जो कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है वो इसमें कुछ सफल रही है। राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना पहली चुनौती थी, कुछ सफल हो चुकी है। एक है नेक्स्ट, भारत में लोकतंत्र की स्थापना। दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना, क्योंकि प्रारंभ में ये साफ शब्दों में विदेशी बहुत सारे जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बन रहे थे वो साफ कह रहे थे कि नेहरू अपने जीवन में ही देख लेंगे कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होगा।
यहाँ पर सैन्य सत्ता आ जाएगी, सैन्य तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया, दूसरी चुनौती थी। और आज 75 ईयर्स तक में हमने कहीं ना कहीं हमारी सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो आज़ादी के बाद, लोकतंत्र की स्थापना में भी इस चुनौती को भी स्वीकार करके आगे बढ़ा है। तो ये चुनौतियां जो हैं, मुख्य चुनौतियों को मैं लिख रहा हूं, 3 पॉइंट लिखता हूं। राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना, और तीसरा है गरीबी और बेरोजगारी समाप्ति। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त किया जाए, ये इसकी चुनौतियां नहीं हैं। कुछ कुछ सफलता मिली है। देखो एक चीज है, अब हम आपको बता रहे हैं, इसको समझना। एक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कांग्रेस का विभाजन। ये तो समझ लो काफी बार कंपटीशन पेपरों में भी पूछा है, और अभी के जो 12th का पेपर होने वाला है वो भी ऑब्जेक्टिव हो गया। समझिए कंपटीशन की तैयारी सीबीएसई ने शुरू करवा दिया है, 12th से ही एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो कांग्रेस का विभाजन जो है, कांग्रेस जो है 1907 में बट गया। 1885 में इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया, और 1907 में इसके जो लोग थे, अध्यक्ष थे या जो भी मेंबर्स थे, मनमुटाव हुआ और ये 2 पार्टियों में बट गया। एक गरम दल बना और एक नरम दल बना। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ है, एक गरम दल में बटा है और एक नरम दल में बटा है। ये जो अधिवेशन था, ये सूरत का अधिवेशन था। कहाँ अधिवेशन हो रहा था? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल में। इसकी अध्यक्षता जो थे वो रास बिहारी बोस कर रहे थे, जो नरम दल के अध्यक्ष थे, रास बिहारी बोस। और गरम दल के जो समर्थक थे वो लाला लाजपत राय थे। देखो पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस जो 2 विचारों पे बट रहा था वो क्या था? उसके एक लाला लाजपत राय अध्यक्ष में थे और एक थे नरम दल के रास बिहारी बोस। लेकिन मुख्य रूप से इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो था वो रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में था। देखो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमने अभी कुछ बता दिया, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में आर्टिकल 324 में अनुच्छेद 324 में लिखा गया है भारतीय संविधान में कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो भारत में चुनाव की प्रक्रियाओं को देखेगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ते चली गई आजादी के बाद। तो निर्वाचन आयोग ने एक और आयोग की स्थापना किया और उसका नाम दिया राज्य निर्वाचन आयोग। क्या नाम दिया? राज्य निर्वाचन आयोग। और ये 243 और 243 ए में रखा गया है, जिसमें राज्य की यह जिम्मेदारी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होगी कि उस राज्य में पंचायत या म्युनिसिपैलिटी की चुनाव किस प्रकार से करवाई जाए। आज के इस वीडियो में मैं इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। कमिंग कंपटीशन पेपर के लिए और कमिंग 12th के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के में आ सकते हैं। आप लोग इसको पढ़ो, ध्यान से देखो। नेक्स्ट में हम इसी के कुछ और टॉपिक को लेकर के आएंगे कि इसी चैप्टर से रिलेटेड कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां रही हैं। मेरे इन क्लासेस को आप डिटेल से भी देख सकते हो, सब्जेक्टिव टाइप से भी देख सकते हो, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बना करके दिया है, जिसमें राष्ट्र और देश और राष्ट्र के बीच के अंतर दिया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट
ऑब्जेक्टिव ही एक और बनाऊंगा जिसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को ये वीडियो दूंगा। ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग देखो और आगे भी मैं इस तरीके को बनाऊंगा वीडियोस, ठीक है, जो आपको पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।